हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हम आपके सामने रखते हैं अमर उजाला फ्रंट पेज की खबरें, खेल जगत की कुछ खबरें, अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ खबरें, कारोबार जगत की कुछ खबरें और देश विदेश की कुछ खबरें। और वहीं हम आपके सामने निरंतर जो रखते आ रहे हैं द एडिटोरियल एनालिसिस, जो कि हमारा मुख्यतः विषय होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी जो पहली खबर जो बनी है वह है ओबीसी सर्वे, जो एक तरह से पूरा किया गया है अप्रैल मई में। एक तरह से नगर निकाय चुनाव जो कि संभव है, तो आयोग ने एक तरह से जो ओबीसी सर्वे पूरा करके एक तरह से रिपोर्ट सौंप दी है। और सीएम योगी आदित्यनाथ को एक तरह से जो रिपोर्ट सौंपते हुए जो ओबीसी आयोग के सदस्य हैं तो उन्हें दिखाया गया है, तो जिसके लिए कैबिनेट आज अंतिम फैसला भी करने वाली है। और वहीं जो राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त हैं मनोज कुमार, उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए मतदाता 11 से 17 मार्च तक आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी मतदाता का नाम किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में शामिल हो गया है तो उसका नाम उनसे संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अंकित करने की कार्यवाही भी अभियान के दौरान की जाएगी। और आज प्रकाशित जो कि मतदाता सूची का एक तरह से मसौदा है वो प्रकाशित किया जाएगा। वहीं इसके बाद हम चलते हैं जो हमारी दूसरी खबर है उसकी ओर। तो हमारी जो दूसरी खबर है वह है पीएम मोदी व एल्बनीज भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ के साथ एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो क्रिकेट के थ्रू एक तरह से हम कह सकते हैं क्रिकेट का एक आयोजन किया गया था, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दोनों कप्तान रोहित शर्मा और स्टीवन स्मिथ एक तरह से जो कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है स्टीवन स्मिथ, तो उनका एक जो मैच होना था तो उसमें पीएम मोदी और प्रधानमंत्री मोदी और जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक तरह से इसमें शिरकत की। और भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती की 75वीं वर्षगांठ पर दोनों देशों के पीएम चौथा टेस्ट मैच देखने पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने दोनों देशों की दोस्ती की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच का आनंद उठाया। दोनों ने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात भी की। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। तो जो हमारी नेक्स्ट खबर बन रही है वह है जो अभिनेता निर्देशक भी रहे हैं सतीश कौशिक, और उनका निधन एक तरह से हो गया है और दिल के दौरे ने एक तरह से उनकी जान ली है। तो एक दिन पहले भी होली के जश्न की तस्वीरें साझा की गई थी, तो होली के बाद ही यह घटना घटित हुई है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। टिकैत परिवार को एक तरह से फ़ोन पर एक धमकी मिली है, जिसमें उन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो धमकी देने वाला सामने आए, परेशानी बताए। तो इस प्रकार की बात नरेश टिकैत ने कही है। तो भाकियू अध्यक्ष ने कहा है कि किसान धमकी देने वाले को सामने आकर अपनी परेशानी बतानी चाहिए, हम किसानों की समस्याओं को उठाते रहेंगे। इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। वहीं भाकियू प्रवक्ता ने अमित शाह को पत्र लिखा है और सुरक्षा मांगी है। वहीं इसके बाद जो हम चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। तो गर्मी में बिजली संकट नहीं हो तो इसके लिए कोयला गैस के और संयंत्र चलाए जाएंगे। तो 16 मार्च से पूरी क्षमता से एक तरह से जो आयात किया गया है कोयले का, तो उससे सभी जो संयंत्र चलने वाले हैं। और 418 रैक उपलब्ध कराएगा रेल मंत्रालय कोयले की ढुलाई के लिए एक तरह से रैक। और 4000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ी जाएगी गैस संयंत्रों की। तो मंत्रालय ने इसमें कहा है कि अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए गैस से उत्पादित बिजली का
इस्तेमाल किया जाएगा। और एनटीपीसी को एक तरह से 5000 मेगावाट के गैस आधारित बिजली संयंत्रों को अप्रैल मई में पूरी क्षमता से चलाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। 4000 मेगावाट बिजली अन्य कंपनियों की ओर से जोड़ी जाएगी। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट खबर है वह अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ से है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबर में जैसे कि जो नेपाल में एक तरह से जो राष्ट्रपति चुने गए हैं, एक तरह से तीसरे राष्ट्रपति के रूप में हम कह सकते हैं, जो रामचंद्र पौडेल का एक तरह से नेपाल के सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का जो सफ़र है संघर्षों से भरा रहा है और 2 दशकों से प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में थे और अब 8 दलों के समर्थन से राष्ट्रपति बने हैं। और नेपाल के राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सांसद व 7 प्रांतों के विधानमंडलों के सदस्य शामिल होते हैं। एक सांसद के मत का भार 69 मतों के बराबर होता है, जबकि विधानमंडल सदस्यों के मतधार 48 होता है। तो संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में 275 सदस्य होते हैं, जिनका कुल मतभार 21,725 होता है। और उच्च सदन के 59 सांसदों का मतभार 4,661 होता है। इसके अलावा 7 विधानमंडलों के 550 सदस्यों का मतभार 26,400 होता है। इस तरह कुल 52,786 मतों में से 50% से ज़्यादा मत हासिल करने वाला उम्मीदवार विजेता बनता है। और बृहस्पतिवार को हुए चुनाव में पौडेल को 64.13% मत मिले हैं। तो इस प्रकार हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। पाकिस्तान में होली खेलकर घर लौट रहे एक तरह से हिंदू डॉक्टर का एक तरह से ड्राइवर ने एक तरह से गला एक तरह से रेत दिया है। तो त्वचा विशेषज्ञ थे और डॉक्टर राठी, जिनका नाम बताया जा रहा है धर्मदेव राठी, जिनका पूरा नाम है। तो ड्राइवर से कुछ विवाद हुआ था, तो आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं पाकिस्तान में चर्चित हिंदू डॉक्टर धर्मदेव राठी को उनके ड्राइवर हनीफ लेघारी ने ही घर के अंदर गला रेत कर हत्या कर दी है। तो घटना के एक दिन बाद आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। और जानकारी के अनुसार त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर राठी घटना से कुछ देर पहले ही होली खेलकर घर लौटे थे और ड्राइवर इसी बात से नाराज था। और डॉक्टर धर्मदेव पाकिस्तान के हैदराबाद के थे। तो इस प्रकार से हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। एक अमेरिकी रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खबर का भी एक हिस्सा है, जिसमें पाकिस्तान ने अगर भारत को छेड़ने का प्रयास किया या कुछ अपनी ऐसी हरकत करने की प्रयास भारत में किया तो भारत उसके लिए एक बड़ा हमला कर सकता है। तो मोदी के नेतृत्व में भारत बर्दाश्त नहीं करेगा उकसावा। और खालिस्तानी आतंक को लेकर अमेरिका ने निंदा भी की है। तो अगर चीन और पाकिस्तान ने भारत को उकसाया तो भारत बड़ा पलटवार कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से बुधवार को यूएस कांग्रेस में पेश की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब चीन या पाकिस्तान की तरफ से की गई किसी भी उकसावे की कार्रवाई को नहीं सहेगा, बल्कि ऐसा किसी भी हरकत पर बड़ा सैन्य पलटवार करेगा। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट खबर है वह है अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में ना हो। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज, तो उन्होंने इस प्रकार का एक तरह से अपना बयान दिया है और अफ़गानिस्तान का उपयोग आतंकी गतिविधियों में नहीं होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने अपनी बात रखी है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि जो हैं रुचिरा कंबोज ने बुधवार को कहा है कि अफ़गानिस्तान के पड़ोसी व अफ़गान लोगों के साथ मजबूत ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए भारत चाहता है कि वहाँ शांति और स्थिरता बहाल हो। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ।
जो हमारी नेक्स्ट खबर है वह है अफ़गानिस्तान में बम धमाके में एक तरह से गवर्नर की मौत हो गई है। तो अफ़गानिस्तान के बल्ख में बड़ा बम धमाका हुआ है। तो इस धमाके में बल्ख प्रांत के तालिबानी गवर्नर एक तरह से दाऊद मुजम्मिल की मौत हो गई है। और पुलिस कमांड के प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ वजीरी ने कहा है कि यह धमाका एक प्रशासनिक बैठक के दौरान हुआ है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ, जो कि है खेल जगत की तरफ से। तो क्रिकेट के जरिए दोस्ती का पैगाम जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, ऑस्ट्रेलिया और भारत की दोस्ती का एक तरह से जो 75वीं वर्षगांठ जो खेल के माध्यम से मनाई गई, तो निश्चित ही यह दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करेगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट खबर हमारी बन रही है वह है ख्वाजा का भारत के खिलाफ पहला शतक। और एक तरह से चौथे टेस्ट में पहले दिन बल्लेबाज एक तरह से हावी रहे हैं और 104 रन बनाकर ख्वाजा खेल रहे हैं। उन्होंने 251 गेंद में 15 चौके लगाए हैं। और हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट पर 255 रन और भारतीय मैदान पर 5 साल में किसी विदेशी का छठा शतक किया है। और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले मैं कभी शतक बनाकर इतना खुश हुआ हूँ। इस शतक से जज्बात जुड़े हैं। इससे पहले भारत के 2 दौरे एक तरह से 2013 और 17 में किए गए हैं। 8 टेस्ट मैचों में साथियों को पानी पिलाने का काम करता रहा। इस बार बल्लेबाजी का मौका मिला। कहा जाता रहा है कि मैं स्पिन नहीं खेल सकता, इसलिए मुझे भारत दौरे में खेलने का मौका नहीं मिला। आप मुझसे 5 साल पहले कहते कि मैं भारत में शतक लगाऊंगा तो मैं कहता आप मजाक कर रहे हो। तो इस प्रकार से यह बात हम कह सकते हैं खेल जगत की तरफ से है। वहीं जो एक नई खबर जो हमारी खेल जगत की तरफ से देखने को मिल रही है वह है राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बाउल्स का स्वर्ण जीतकर एक इतिहास रचने वाली पिंकी और नैन मोनी एक तरह से रूपा और लवली अपना पैसा खर्च कर एक तरह से एशियाई चैंपियन बनी हैं। और उन्होंने बताया कि ग्लू से चिपकाए जूते हवाई यात्रा का खर्च उठाया तब चैंपियन बेटियां बनी हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर हमें यह जो राष्ट्रमंडल खेल हो या चाहे कोई भी खेल हो या कोई भी फील्ड हो, तो उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें पदक हासिल होते हैं। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ, जो कि कारोबार जगत की तरफ से है। तो सेंसेक्स जो है 542 अंक टूटकर एक तरह से 60,000 के नीचे बंद हुआ है और 1.94 लाख करोड़ रुपए एक तरह से जिसमें कि पूंजी कम हुई है। और बड़े शेयरों में बिकावली से 3 दिन की बढ़त थमी है और निफ्टी में 164.80 अंकों की गिरावट भी रही है। सोना 80 रुपये सस्ता हो गया है और चांदी में भी गिरावट दर्ज की गई है। अदानी के जो 3 शेयर हैं एएसएम में हैं, तो 3 कंपनियों के शेयर गिरवी रखे गए हैं। वहीं देश के जो फॉरेक्स बाज़ार को करना एक तरह से चुनौतियों का सामना करना होगा। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि बाज़ार के ज़्यादा विकसित होने से जोखिम पैदा होता है और भारत को विदेशी मुद्रा बाजार में उभरने वाली स्थिरता का प्रबंधन करने के लिए कमर कसने की ज़रूरत है, क्योंकि देश रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं संशोधित एक तरह से जो विनिवेश लक्ष्य भी एक तरह से पूरा नहीं कर पाएगी। एक तरह से सरकार 20,516 करोड़ रुपए मिले थे LIC IPO से और 50,000 करोड़ की तुलना में 31,106 करोड़ ही मिले हैं, जबकि चालू वित्त वर्ष के खत्म होने में अब महज 21 दिन बचे हैं। ऐसे में सरकार के लिए विनिवेश की संशोधित रकम भी हासिल करना मुश्किल लग रहा है। अब तक विनिवेश से 31,106 करोड़ रुपए ही जुटाए गए हैं, जबकि संशोधित लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपए था। तो हालांकि बजट में यह लक्ष्य 65,000 करोड़ रुपए का था। तो निश्चित ही इनसे भी एक तरह से ज़्यादा रकम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड से 23,120 करोड़ और कोल इंडिया से 20,466 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। वही ओएनजीसी से 18,720 और इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से 12,968 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम चलते हैं अपनी जो नेक्स्ट देश विदेश की खबर है उसकी तरफ। फील्ड वर्कशॉप का नेतृत्व करने वाली जो पहली एक तरह से एयरफोर्स में हम कह सकते हैं जो माफ़ कीजिएगा जो पहली कर्नल अफसर बनी है एक तरह से कर्नल गीता। तो कर्नल गीता राणा एक तरह से पूर्वी लद्दाख चीन की सीमा के नज़दीक के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप का नेतृत्व करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। और गीता राणा अभी कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में कर्नल हैं। वहीं अमेरिका ने एक तरह से निसार उपग्रह इसरो को सौंपा है और 2024 में जो कि लॉन्च किया जाएगा। तो नासा और इसरो ने संयुक्त रूप से विकसित किया है यह उपग्रह। तो अमेरिकी वायुसेना ने बुधवार को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को सौंप दिया है। चेन्नई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार ले जाने वाला अमेरिकी वायुसेना का C-17 विमान बंगलुरु में उतरा है और उपग्रह को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बीच सहयोग के तहत बनाया गया है। निसार का उपयोग इसरो द्वारा कृषि और मानचित्रण और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट जो खबर है उसकी तरफ। भारत से आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता एक तरह से नई ऊंचाई देगा। यह बात अल्बनीज ने कही है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने CEO फोरम को संबोधित किया है और समझौते को एक तरह से परिवर्तनकारी बताया है। और प्रधानमंत्री एस अल्बनीज ने कहा है कि एंथनी अल्बनीज जिनका नाम है तो कहा है कि भारत के साथ हुआ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नए स्तर पर ले जाने की क्षमता रखता है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। तो CBI कोर्ट ने 4 देशों से लेन देन का जो ब्यौरा मांगा है। अवैध खनन के रूप में एक तरह से कर्नाटक के पूर्व मंत्री रेड्डी की एक तरह से इसमें मुश्किलें भी बढ़ी हैं और करोड़ों के अवैध खनन मामले में खनन कारोबारी और कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी के धन लेन देन का ब्यौरा देने के लिए CBI की विशेष अदालत ने स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑयल ऑफ मैन और UAE के अधिकारियों को अनुरोध पत्र जारी करने का आदेश दिया है। दरअसल रेड्डी पर भारत में घोटाला कर उन पैसों का विभिन्न देशों में निवेश करने का आरोप है। अब अदालत ने निवेशों के बारे में जानकारी हासिल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं इसके बाद जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक तरह से हम कह सकते हैं अभिनेता और कॉमेडियन रहे हैं जिनका नाम सतीश कौशिक है। तो होली के बाद ही उनकी एक तरह से देहांत हो गया है और विभिन्न तमाम हस्तियों ने उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो मुख्य विषय होता है द एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ। तो जो हमारी पहली जो एनालिसिस है वो नेपाल में जो प्रधानमंत्री नए चुने गए हैं जो कि लगातार 3 प्रयासों के बाद भी सफल नहीं हुए थे। तीसरे प्रयास में उन्हें सफलता मिली है। तो पौडेल जिनका नाम है तो पौडेल की जीत के जो क्या मायने हैं तो उसे लेखक ने एक तरह से शब्दों के रूप में वर्णित करने का एक तरह से प्रयास किया है। तो नेपाली कांग्रेस और CPN की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल का नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन जहां राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहे इस हिमालयी देश के लिए फिलहाल राहत की बात है। वहीं चीन समर्थक पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के उम्मीदवार सुभाष चंद्र नेम्बांग की हार के खास तौर से भारत के लिए राजनीतिक निहितार्थ भी स्पष्ट हैं। 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद नेपाल गणतंत्र बन गया था
और उसके बाद से पौडेल तीसरे निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। दरअसल पिछले साल नवंबर में नेपाल के आम चुनाव में जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था, तब प्रधानमंत्री बनने के लिए पुष्प कमल दहल प्रचंड ने शेर बहादुर देउवा की पार्टी एक तरह से नेपाली कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। शुरुआत में बेशक ओली की सीपीएन ने भी प्रचंड को समर्थन दिया था, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दोनों में ठन गई थी। ओली अपने पुराने भरोसेमंद नेमबांग को उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन देउबा अपने पुराने साथी पौडेल के लिए अड़े हुए थे। अंततः जब बात नहीं बनी तो ओली ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था और नतीजा सामने है। पौडेल को संसद के साथ ही प्रांतीय विधानसभाओं में भी अच्छा समर्थन मिला है और वह 33,000 से अधिक मत हासिल करने में सफल हुए हैं, जबकि नेमबांग को उन्हें मिले मतों के आधे से भी कम मत मिले हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि पौडेल की जीत सत्तारूढ़ गठबंधन की मजबूती को दिखा रही है, लेकिन इसका एक अर्थ यह भी है कि अब सरकार में देउबा और उनकी पार्टी की पकड़ और मजबूत हो सकती है, जिससे प्रचंड के लिए थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है। वैसे भी नेपाली कांग्रेस संसद में सबसे बड़ा दल है और उसके पास 89 सीटें हैं, जबकि प्रधानमंत्री प्रचंड की जो पार्टी है उसके पास सिर्फ 32 सीटें हैं। जहां तक 78 वर्षीय पौडेल की बात है तो वह एक विद्वान राजनेता हैं और कई किताबें लिख चुके हैं। बेशक नेपाल में राष्ट्रपति का पद औपचारिक किस्म का होता है, लेकिन वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता और विभिन्न दलों के बनते बिगड़ते समीकरण और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए यह चुनौतीपूर्ण भी है। इस सब के बीच पौडेल की जीत में यह संदेश भी छिपा है कि इससे भारत और नेपाल के संबंध और बेहतर होंगे। तो निश्चित ही भारत और नेपाल के जो संबंध हैं उन्हें बेहतर बनाने के लिए एक तरह से उनकी एक जो आस उम्मीद हम कह सकते हैं, जो एक तरह से भारत और नेपाल के रिश्तों को देखा जा रहा है, तो पौडेल एक तरह से की जीत के बाद, रामचंद्र पौडेल की जीत के बाद, तो निश्चित ही यह दोनों देशों की एक तरह से बेहतरी का, एक तरह से उनके संबंधों को नए आयाम देने का एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक अलग ही हम रूप देखने को मिलेगा। इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो दूसरी एनालिसिस है उसकी तरफ। तो जो संघवाद है कि राजनीतिक भाषा, तो राजनीतिक भाषा किसकी, एक तरह से संघवाद की राजनीतिक भाषा, जिसके ऊपर लेख लिखा है शरद पिल्लई ने। तो सेंटर फॉर द एडवांस स्टडी ऑफ इंडिया में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो हैं ये हैं। तो उन्होंने संघवाद की एक तरह से राजनीतिक जो भाषा है उसके ऊपर लेख लिखा है, और लेख लिखते हुए उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक पत्राचार की भाषा में केंद्र सरकार के बजाय संघीय सरकार का उल्लेख कर संघ बनाम केंद्र की पुरानी बहस छेड़ दी है, और आज संघवाद का एक तरह से अर्थ केंद्र और राज्यों के बीच का शक्ति संघर्ष ही ज़्यादा है। संघवाद एक तरह से, जबकि हम मैं आपको बता दूं संघवाद होता क्या है, आपको बता रहा था कि संघवाद होता क्या है। संघवाद बेसिकली होता यह है कि जब शक्ति का एक तरह से विभाजन होता है, मान लीजिए केंद्र सरकार की जो शक्ति है, तो जो भारत सरकार की एक तरह से जो शक्ति है हम कह सकते हैं उसका जब एक तरह से बंटवारा होता है, उसका जब विकेंद्रीकरण हम कह सकते हैं, केंद्रीकरण हम कह सकते हैं कि होता है, तो जब वह शक्ति कई हिस्सों में एक तरह से बढ़ती है तो उसे संघवाद कहा जाता है। तो उसी के ऊपर आधारित यह एनालिसिस लिखी गई है। तो लेखक ने लिखते हुए कहा है कि तमिलनाडु में किस प्रकार से जो केंद्र की जो शक्ति है या राज्य सरकारों की जो शक्ति है
तो उसी शक्ति का उपयोग करके जो सरकारें काम करती हैं तो उसे उन्होंने देखने का प्रयास किया है और उसी के ऊपर जो यह लेख लिखा है। तो लेख लिखते हुए शरद पिल्लई कह रहे हैं कि मई 2021 से तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज द्रमुक सरकार के शुरुआती कदमों में एक था आधिकारिक पत्राचार की भाषा में से केंद्र सरकार शब्द हटाना। भारत सरकार को केंद्र सरकार के बजाय संघीय सरकार के रूप में संबोधित करने का उसका फैसला स्पष्ट रूप से भारतीय संघवाद के घटते प्रभाव को रोकने के लिए था। जैसा था कि लेखक और तमिल भाषा के कार्यकर्ता आजी सेंथिलीनाथन कहते हैं, नाम में यह परिवर्तन राज्य की स्वायत्तता और संघीय ढांचे पर खतरे को देखते हुए जरूरी था। संघवाद निर्विवाद रूप से भारतीय राजनीति में एक बुनियादी अवधारणा बन गया है। आज संघवाद हमारी राजनीतिक भाषा और विमर्श को इतना अधिक प्रभावित करने लगा है कि इसका मतलब केंद्र और राज्यों के बीच का शक्ति संघर्ष ही ज़्यादा हो गया है। इस प्रक्रिया में हम संघवाद के तहत अभूतपूर्व एकात्मक ढांचे के विकसित होने तथा एक ऐसी राजनीतिक भाषा तैयार करने की बात भूल ही गए हैं जिसके तहत भारतीय राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान करने की एक तरह से सोच विकसित हुई है। तमिलनाडु की इस पहल को संघवाद की राजनीतिक भाषा को पुनः हासिल करने की एक ऐसी बड़ी परियोजना के लिए मुखर होना चाहिए जिसके तहत भारतीय राज्यों के अधिकारों की रक्षा की जाए। संघीय सरकार और केंद्र सरकार के बीच अंतर ऐतिहासिक है जिस पर 1930 और 1940 के दशक में काफ़ी चर्चा हुई थी। 1950 में फेडरेशन के बजाय भारत को संघ बनाने से केंद्र एवं राज्य संघ के बीच अंतर का कम महत्वपूर्ण हो गया। फेडरेशन के बजाय संघ की स्थापना इस विश्वास पर की गई कि घटक राज्यों की कोई मूल संप्रभुता नहीं थी। औपनिवेशिक सरकार और भारतीय नेताओं दोनों ने अक्सर केंद्र एवं केंद्र सरकार का इस्तेमाल किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्थानीय सरकारों और स्थानीय विधायिकाओं से अंतर स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय विधायिका और केंद्र सरकार का जिक्र किया। भारतीय राष्ट्रवादियों ने भी औपनिवेशिक शासन की संवैधानिक भाषा एक तरह से के शब्दार्थ को स्वीकार किया। भारतीय संविधान की पहली प्रमुख राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में पेश की गई थी में उदारतापूर्वक केंद्र सरकार वाक्यांश का प्रयोग किया गया। वेस्टमिनिस्टर शैली की संसदीय सरकार का अनुकरण करने की इच्छा में भारतीय राष्ट्रवादी एक शक्तिशाली केंद्र सरकार के समर्थक बन गए हैं। यह राष्ट्रवादियों और देसी रियासतों व अल्पसंख्यकों के बीच मतभेद का महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है। संविधान सभा में एक मजबूत केंद्र के पक्ष और विपक्ष में तरह तरह के तर्क दिए गए हैं। अम्बेडकर ने के नेतृत्व वाली मसौदा समिति बिना किसी खेद के मजबूत केंद्र सरकार के पक्ष में खड़ी थी। अम्बेडकर ने विशेष रूप से बहस के महत्वपूर्ण क्षणों में केंद्र शब्द का प्रयोग किया है। अनुच्छेद 356 पर बहस करते हुए अम्बेडकर ने कहा है कि प्रांत में अच्छी सरकार है या नहीं यह केंद्र को निर्धारित करना है। हसरत मोहानी और दामोदर स्वरूप सेठ जैसे नेताओं ने केंद्रीकरण और राज्यों की संप्रभुता की कमी का कड़वा विरोध किया। स्वरूप ने यहाँ तक कहा कि बहुत अधिक केंद्रीकरण अधिनायकवाद की ओर ले जाएगा। संविधान सभा की बहसें हमें दिखाती हैं कि भले ही भारत को राज्यों का एक संघ होना था लेकिन यह किसी भी तरह से वैसा संघ नहीं बनने जा रहा था जिसकी देसी रियासतों और अल्पसंख्यकों द्वारा वकालत की गई थी। देसी रियासतों और अल्पसंख्यकों के विचार में क्षेत्रवाद और प्रांतीय स्वायत्तता की एक मजबूत भावना से अनुप्राणित केंद्र सरकार को न्यूनतम कार्य करने थे जिसमें अधिकांश विषय केंद्र और प्रांतों के बीच विभाजित थे। समवर्ती सूची छोटा होने के बजाय बहुत बड़ी हो गई। यह अपने आप में राष्ट्रवादी प्रभुत्व के बढ़ते विचार को दर्शाता है जिसने स्वतंत्र भारत में औपनिवेशिक राज्य के एकात्मक ढांचे को पुनः स्थापित करने की मांग की। 2 सितंबर 1949 को संविधान सभा में अम्बेडकर और नेहरू के खिलाफ हसरत मोहानी ने ठीक यही आरोप लगाया था कि केंद्रीय शक्तियों को बढ़ाकर उन्होंने पुराने ब्रिटिश एकात्मक भारतीय साम्राज्य की तरह एक एकात्मक भारतीय साम्राज्य बनाया है।
भले ही केंद्र सरकार लिखित संविधान में शामिल नहीं है, लेकिन यह हमें बताता है कि संविधान का पाठ उस राजनीतिक भाषा का संतोषजनक अभिलेख नहीं है जिसमें इसके लेखन से पहले इसकी कल्पना और बहस की गई थी। तमिलनाडु की हठधर्मिता हमारे लिए राजनीतिक भाषा की एक नई दुनिया खोलती है। कई भारतीय भाषाओं में संघ और केंद्रीय के बीच का अंतर न पाया जाना बताता है कि हमने संघ को संघीय के बजाय केंद्र मान लिया है। संघ अपने जन्म के समय से केंद्र से भिन्नबद्ध था और इससे यह पता चलता है कि राजनीतिक विमर्श में संघ और केंद्र के बीच का अंतर बताने के लिए हमारे पास शब्दों की कितनी कमी है। उदाहरण के लिए मलयालम में संघ, या हम कह सकते हैं संघीय सरकार और एकात्मक सरकार का अर्थ अलग अलग होता है। हालांकि केंद्र और संघ के बीच का अंतर बहुत ही सूक्ष्म है। केंद्र का अर्थ है केंद्रम और संघ का अर्थ है एकता, लेकिन मलयालम के पास केंद्र शासित क्षेत्रों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अंतर करने के लिए कोई शब्द नहीं है। दोनों का मतलब केंद्र बनाम प्रदेशम है। तो भारत को एक संघ कहना या भारत सरकार को केंद्र सरकार के रूप में संदर्भित करना पाठ के बाहर के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि संविधान में न तो संघीय और न ही केंद्रीय शब्द की उपस्थिति है। फिर भी संघ एक अनूठी भाषाई और राजनीतिक श्रेणी है जो अधिकांश भारतीय भाषाओं में मौजूद है। भले ही सत्तारूढ़ और विपक्षी दल भारत को एक महासंघ के रूप में देखना पसंद करते हैं, लेकिन यह तथ्य कम से कम उन सभी के लिए मायने रखता है कि तमिलनाडु एक ऐसे शब्द का उपयोग करना चुन रहा है जो उचित रूप से संवैधानिक है। तमिलनाडु का रुख हमें संघवाद की भाषा को पुनः प्राप्त करने की तत्कालिकता से अवगत कराता है, जिसे संघ और केंद्र के बीच अंतर करना चाहिए। यह कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि भारत में केंद्रीकरण बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से संघवाद की जो राजनीतिक भाषा है उस पर जो शरद पिल्लई द्वारा प्रकाश डाला गया है, तो वह संघवाद और केंद्रीयवाद को एक तरह से स्पष्ट रूप से वर्णित करता है। वहीं उसके बाद हम चलते हैं हमारी जो छोटी सी कहानी हम निरंतर आपके सामने लेकर आते रहे हैं अमर उजाला की तरफ से, तो वह है स्वर्ग का राज्य किसे प्राप्त होता है। तो इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है ईसा मसीह कहा करते थे कि स्वर्ग का राज्य पाने के लिए प्रेम में पूरी तरह डूब जाना जरूरी है। एक बार एक श्रद्धालु ने उनसे पूछा, आप स्वर्ग के राज्य की बात कहते हैं, इस कठिन मंजिल तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ईसा मसीह ने कहा कि हर कोई स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर सकता है क्योंकि वह हर प्राणी के भीतर विद्यमान है। जब आदमी यह समझ लेगा कि स्वर्ग उसके हृदय में मौजूद है तो वह राग, द्वेष और घृणा को अपने पास फटकने नहीं देगा। प्राणी मात्र से प्रेम करने वाला, अहंकार त्यागने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला स्वर्ग के राज्य में ही तो रहता है। किसी ने ईसा मसीह से पूछा कि अनेक श्रद्धालु आपके उपदेशों का पालन करते हैं फिर भी वे दुखी क्यों दिखाई देते हैं। तो ईसा मसीह जी ने कहा कि खेत में बीज बोए जाते हैं, सब के सब एक से ही नहीं उगते। कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरते हैं, उनके अंकुर जल्दी सूख जाते हैं। जो अच्छी जमीन पर गिरते हैं फलते फूलते हैं। इसी प्रकार मेरा उपदेश सुनने वाले कई बार लोभ, लालच और कुसंग में आकर गलत रास्ता पकड़ लेते हैं और स्वर्ग का रास्ता भूल जाते हैं। संभल कर चलने की जरूरत है। अहिंसा व प्रेम के मार्ग में बहुत भटकाव आते हैं। जो लोग उनकी उपेक्षा कर सीधे चलते रहते हैं वे एक दिन मंजिल अवश्य पाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ईसा मसीह ने एक तरह से जो स्वर्ग के राज्य की एक तरह से जो हम कह सकते हैं को पाने का जो रास्ता बताया, वह निश्चित ही हमारा मार्ग पथ प्रदर्शित करेगा। तो इसके बाद हम आपसे विदा लेते हैं। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए कटिंग चाय में। निरंतर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जो कि एसएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।